वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2025 की तमिल लैंग्वेज मूवी नारीवेत्ता की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ पुलिस वालों को जो कि टोनी नाम के एक बंदे को खोज रहे होते हैं। और आज वैली और कावू में मेला लगा होता है, कोई पूजा वगैरह भी होती है, इसलिए हर जगह काफी भीड़ भाड़ है क्योंकि लोग दूर दूर से उस मेले को देखने आते हैं। इसलिए पुलिस वालों को टोनी को ढूंढने में काफी प्रॉब्लम आती है। और फिर इनको खबर मिलती है कि टोनी को थ्रिनवल्ली के जंगलों की ओर जाते हुए देखा गया है। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थ्रिनवल्ली के जंगलों में जाते हैं। आज दिन होता है 11 नवंबर 2003। टोनी उसी जंगल वाले रास्ते में एक गाड़ी से लिफ्ट मांगता है। उस गाड़ी में जानवर लेकर जाया जा रहा होता है और टोनी पीछे ही लेट जाता है। पर पुलिस वाले आ जाते हैं। वो पहले तो ये गाड़ी रुकवाते हैं जिससे टोनी डरकर भागने लगता है। तो फिर पुलिस वाले टोनी का पीछा करते हैं। अब इनके बीच में काफी फाइट भी होती है, पर आखिर में वो लोग टोनी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उसके सर पे डंडे से मार कर देते हैं उसे बेहोश। बेहोश होते हुए टोनी को अपना पास्ट फ्लैशबैक में आता है। और फिर दोस्तों हम देखते हैं एक ट्राइबल विलेज को, जिसमें एक मिमी नाम की बच्ची अपने पड़ोस के बच्चों से लड़ रही होती है किसी छोटी बात को लेकर। तो उन दोनों के माँ बाप भी बच्चों की लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तब उसी गांव का एक लंबे बालों वाला आदमी गोविंद इनको डांटता है कि अगर तुम लोग इतनी छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ने लग जाओगे तो कैसे काम चलेगा। अगर तुम लोगों ने लड़ना बंद नहीं किया तो मुखिया जी से बात कर दूंगा तुम्हारी। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, गोविंद जंगल से कहीं जा रहा होता है तो उसे 2 फल जमीन पर पड़े हुए मिल जाते हैं, जिन्हें वो उठा लेता है। पर उसी वक्त उस बगान का मालिक आ जाता है और गोविंद के साथ मारपीट करके उसको चोरी के इल्जाम में नजदीकी पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है। उस पर फिर कार्रवाई करने की मांग करता है। तो वहाँ का पुलिस वाला थोड़ा समझदार होता है। वो अपनी जेब से 6 रुपये निकाल कर उस बगान मालिक को दे देता है और कहता है कि तुम्हारे इन 2 फल की कीमत 6 रुपए से ज्यादा नहीं है। अब तो मैंने तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर दी है, मैटर यहीं पे खत्म हो गया। पर वो बगान मालिक भड़क जाता है और कहता है कि बात 6 रुपए की नहीं है सर, बात है चोरी चकारी की। ये ट्राइबल लोग इसी तरह कभी हमारे बगान से तो कभी हमारे घर से चोरी करते हैं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि अच्छा तो तुम लोग इस पे केस करना चाहते हो, ठीक है मैं तैयार हूँ केस करने के लिए, मगर क्या तुम लोग तैयार हो हर तारीख पे कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए? क्योंकि जब तक कोर्ट इसको कोई सजा नहीं दे देता तब तक हर तारीख को तुम लोगों को भी कोर्ट में पेश होना पड़ जाएगा। और तब जाकर कहीं बगान मालिक थोड़ा शांत होता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों ही पड़ना। वहीं एक लेडी जो कि गोविंद के गाँव की मुखिया है दोस्तों, वो उसको छुड़ाने के लिए आती है। पर कोई केस गोविंद पे हुआ ही नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर वो मुखिया गांव आकर लोगों को समझाती है कि हमें सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी ही होगी, हमें एक सुरक्षित जगह पे घर चाहिए और अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए रिसोर्सेस भी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं टोनी को। टोनी के पिता ने खुद की जान ले ली थी खेती सही न होने की वजह से। तब से टोनी की माँ सिलाई बुनाई का काम करके घर चलाती है। और अब जब टोनी की काम करने की उम्र हो गई है तो वो कोई छोटा मोटा काम नहीं करना चाहता, उसे कोई बहुत बड़ा काम चाहिए। वहीं टोनी की नीलम नाम की एक गर्लफ्रेंड भी है दोस्तों, जो कि बैंक में जॉब करती है। उसकी फैमिली भी काफी अच्छी होती है। उसके डैड का लकड़ियों का बिजनेस होता है और उसके घर में बहुत ही ऐशो आराम की चीजें होती है। मगर मैडम को हाई स्कूल के टाइम से ही नल्ले टोनी से प्यार हो गया था, जिसका खामियाजा उसको आज तक भुगतना पड़ रहा है। टोनी तो कुछ कमाता नहीं है दोस्तों, वो अपनी हर छोटी मोटी जरूरत के लिए नीलम के आगे हाथ फैलाता रहता है। ऊपर से नीलम की शादी की उम्र हो गई है, ना तो टोनी उससे शादी कर पा रहा है और ना ही उसे किसी और से शादी करने दे रहा है। अब एक दिन की बात है, नीलम के डैड को इनके अफेयर के बारे में सब पता चल जाता है। तो वो टोनी को मिलने के लिए अपनी लकड़ी के कारखाने में बुलाते हैं। वहाँ टोनी अपने मामा बैनी के साथ जाता है, जहाँ नीलम के डैड जमकर टोनी की बेइज्जती करते हैं कि तुम तो कुछ काम धंधा करते नहीं हो और मैंने तो अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पाला है, तुम उसका पीछा छोड़ दो, मैं उसकी शादी किसी अच्छे घर में करा दूंगा। तो ये सारी बात जाकर टोनी अपनी माँ को बताता है। वो कहता है कि माँ उसके घर वाले नहीं मानेंगे तो क्या हो गया, नीलम को मैं भगा कर लेकर जाऊंगा। तो उसकी माँ कहती है अच्छा भगा कर लेकर आओगे और खिलाओगे क्या? वो फट से जवाब देता है नीलम तो कमाती है ना, आप क्यों चिंता करती हो माँ? उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा तू समझ नहीं रहा है, कोई भी बाप अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे लड़के को नहीं सौंपेगा जो कि ढंग का काम ना करता हो। फिर वो टोनी को एक एनवलप देती है और कहती देखना जरा कहीं तेरी नौकरी तो नहीं लग गई। टोनी उसे खोलता है और कहता है लगी तो है माँ, पर कांस्टेबल की, और मैं कोई छोटी मोटी जॉब नहीं करने वाला। अब आगे जो एग्जाम होने वाला है उसे क्लियर करूंगा या फिर कोई SI की पोस्ट निकालूंगा, तब जाकर ज्वाइन करूंगा। टोनी की माँ गुस्सा हो जाती है कि बताओ ये लड़का अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे जा रहा है, यहाँ लोगों की एक सरकारी नौकरी नहीं लग रही और ये हर नौकरी में कोई ना कोई कमी निकाल रहा है। टोनी के मामा भी उसको समझाते हैं कि बेटा तुम्हारे सपने बड़े हैं, अच्छी बात है, पर तुम ऐसा भी तो कर सकते हो ना कि जॉब ज्वाइन कर लो कांस्टेबल वाली और फिर आगे भी अपना एग्जाम देते रहना। पर टोनी साफ मना कर देता है कि नहीं, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो वो लोग मुझसे कुत्ते की तरह काम करवाएंगे, वेतन देंगे मुट्ठी भर और फिर काम कराएंगे इतना ज्यादा, मैं थक जाऊंगा, पढ़ाई के लिए मेरे पास टाइम नहीं होगा। फिर जब टोनी नीलम से मिलने के लिए जाता है चर्च में और उसे बता देता है कि तुम्हारे डैड ने मेरी बेइज्जती की, साथ ही वो ये भी कहता है क्या तुम मुझसे भागकर शादी करोगी? तो वो साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ टोनी, पर मैं अपने घर वालों की इज्जत नीलाम नहीं कर सकती, मैं खुद बहुत
बहुत ही टेंशन में हूँ कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। मेरा तो कहना है कि हमें थोड़ा ब्रेक कर लेना चाहिए। तुम अच्छे से इस दौरान सोचो कि तुम्हें सारी चीजें किस तरह से करनी है। अब अचानक से नीलम के ब्रेकअप लेने से टोनी बिल्कुल टूट जाता है। वो दिन भर रोता रहता है और उदास। उसकी माँ नोटिस कर लेती है कि आज टोनी पढ़ाई नहीं कर रहा, कहीं इसकी तबीयत खराब तो नहीं है। पर जब माँ उसका सर छू कर देखती है तो पाती है कि नहीं, ये तो ठीक ही है। और तब उनको सारा खेल समझ में आ जाता है और वो कहती है कि ठीक है, जो भी तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही है उसको निकाल दो दिमाग से। कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हें छोड़कर जा रहा है, इस बात पे अभी ध्यान मत दो। तुम कामयाब बनो, फिर तुम्हारे पास सभी आएंगे। फिर क्या था दोस्तों, टोनी कांस्टेबल की जॉब ज्वाइन कर लेता है और फिर एक दिन ये लोग जाते हैं जमीन खाली करवाने के लिए एक गांव में। तो वहाँ के लोग धरने पे बैठे होते हैं कि ये हमारा पुश्तैनी गांव है, हम इसको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। और तब इंस्पेक्टर कांस्टेबल से कहता है कि इन लोगों को समझा बुझा कर हटाओ यहाँ से। पर जब टोनी एक बूढ़े आदमी को समझाता है तो वो नहीं मानता। ऊपर से वो टोनी को चांटे भी मारने लगता है। टोनी को गुस्सा आ जाता है भाई, और वो उस बूढ़े आदमी पे हाथ उठाने लग जाता है। और ये चीज जैसे ही सीनियर ऑफिसर नोटिस करता है तो वो टोनी को साइड में लेकर जाते हुए खूब डांटता भी है कि क्या कर रहे हो, वो बूढ़ा तुम्हारे बाप की उम्र का है, उस पे हाथ कैसे उठा दिया तुमने। ये पुलिस की वर्दी मिली है ना, पब्लिक की सेफ्टी के लिए मिली है, ना कि गरीबों पर रौब झाड़ने के लिए। तभी बीच में टोनी का सीनियर बासी आ जाता है और वो सीनियर ऑफिसर से कहता है कि बस कीजिए सर, लोग देख रहे हैं, वो क्या कहेंगे कि हम आपस में झगड़ रहे हैं। और ये टोनी है ना, ये न्यू बैच का लड़का है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि बासिर टोनी को मनाता है क्योंकि उसे पता है कि टोनी कुछ बड़ा करने की सोच रखता है। वो एक रात टोनी को अपनी स्टोरी बताता है कि मुझे भी पहले तुम्हारी तरह पुलिस की वर्दी पसंद नहीं थी। मेरे डैड हेड कांस्टेबल थे, वो पुलिस स्टेशन और घर दोनों में एक से ही रहते थे, बिल्कुल खड़ूस। जब मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में था तो मेरे डैड को हार्ट अटैक आ गया और वो परलोक सुधार गए। मेरे बाद मेरी 3 बहनें थी, उनकी शादी ब्याह करवाना था, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे अपने पिता की वर्दी पहननी पड़ी। पर अब मैं एडजस्ट कर चुका हूँ, अपनी लाइफ से खुश हूँ। फिर भी दोस्तों टोनी अपनी वही रट लगाए बैठा रहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं किसी भी हाल में आने वाला एग्जाम क्लियर करके रहूंगा, नहीं तो मैं भी आपके डैड की तरह खड़ूस पुलिस वाला ही बन के रह जाऊंगा। फिर एक दिन जब टोनी बाकी कांस्टेबल्स के साथ कैंटीन में लंच कर रहा होता है तो उसे न्यूज से पता चलता है छियाम्बम लैंड प्रोटेस्ट के बारे में, जो कि पिछले 35 सालों से हो रहा है। दरअसल सरकार किसी योजना के लिए सारे ट्राइबल लैंड को एक्वायर कर रही होती है, मगर ट्राइबल काउंसिल इसका विरोध कर रहे होते हैं। अभी टोनी लंच कर ही रहा होता है कि एसपी का ऑर्डर आ जाता है एक टीम को जंगल में भेजने के लिए, क्योंकि हड़ताल करने वालों ने कल रात वायंत के जंगलों में कब्जा कर लिया था। सिचुएशन वायलेंट होने के चांसेस है, इसलिए वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन भेजने को कहा गया है। वायंत जाने के लिए 35 कांस्टेबल्स का नाम लिखा गया होता है दोस्तों, और टॉप में होता है टोनी का ही नाम। पर वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो यहीं रहकर स्टडी करना चाह रहा था। वो जब इस बारे में बासिर सर से बातें करता है तो वो हरिदास सर से बात करने को कहते हैं क्योंकि लिस्ट उन्होंने ही बनाई थी। इसीलिए टोनी जाता है उनके पास और झूठ कह देता है कि सर मुझे एलर्जी है ठंड से, जंगल में ठंड होगा, इसलिए मेरा नाम उस लिस्ट से हटा दीजिए प्लीज। तो हरी सर कहता है कि ठीक है निकाल दूंगा, तुम एक एप्लीकेशन लिख दो। टोनी पूछता है कि इसमें क्या लिखना है सर। वो बताते हैं ज्यादा कुछ नहीं, अपना इस्तीफा लिख दो। अब ये सुनकर टोनी तुरंत ही पेन नीचे रख देता है और चुपचाप मुंह बंद करके बाकी फोर्सेस के साथ वायांत के जंगल की तरफ जाता है, जहां उसे पता चलता है कि दरअसल सरकार ने इन ट्राइबल लोगों की जमीन हड़पी है और वादा किया है कि हम आपको दूसरे जगह पर घर बना कर देंगे। मगर इस लिखित वादे को दिए हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, पर सीएम का कोई अता पता नहीं है, इसलिए इनको मजबूरन अपना घर बार छोड़कर जंगल में शरण लेनी पड़ रही है। यहाँ वो पिछले 1 महीने से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। रोज सीएम की ओर से संदेश आता है कि कल हम खुद आकर उन लोगों से बात करेंगे, कल आएंगे, मगर वो कल कभी आता ही नहीं। टोनी के भी यहाँ आए हुए दोस्तों 1 हफ्ते से ज्यादा हो जाता है, उसे भी अब अपने घर की याद आ जाती है। ऊपर से गोविंद का कुत्ता एक दिन टोनी पे भौंकने लगता है तो टोनी डर के मारे लाठी से कुत्ते को भगाने लगता है। अब ये चीज गोविंद देख लेता है और फिर टोनी और गोविंद के बीच भी झगड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल हाथापाई करने लगते हैं और जब ये चीज ट्राइबल मुखिया देखती है और बाकी पुलिस वाले देखते हैं ना, तो दोनों ही ग्रुप मिलकर फिर इनको छुड़ाते हैं और टोनी को उसके सीनियर से फिर से डांट पड़ जाती है। फिर आधे महीने के बाद पुलिस के हायर ऑफिशियल्स मुखिया के साथ बैठकर बातें करते हैं कि अब तो बरसात आने वाला है, अब आप लोग अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दीजिए, बरसात में जंगली जानवरों का खतरा होगा और आप लोगों की वजह से हमें भी यहाँ रहना पड़ रहा है लॉ एंड ऑर्डर की देखरेख करने के लिए। मुखिया कहती हमें कोई शौक नहीं है यहाँ रहने के लिए, अगर हम यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ, हमारी बस्ती को तो सरकार ने हड़प लिया है, हमें दूसरी जगह घर बनाने का जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, आप लोग तो अपने घर चले जाएंगे पर हम कहाँ जाएंगे, बरसात हो या गर्मी अब तो यही जंगल हमारा सहारा है, जब तक हमें रहने के लिए घर नहीं मिल जाता या कुछ भी और कमाने खाने के लिए रोजी रोटी नहीं मिल जाती तब तक हम अपना हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। फिर दोस्तों एक रात की बात है, ट्राइबल लोगों की पूजा होती है जिसमें ये लोग अपने रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, अपने अपने अंदाज में नाचते गाते हैं। अब एक दिन की बात है, मुखिया कुछ लोगों के साथ आकर पुलिस वालों पे इल्जाम लगाती है कि हम पोखर से पानी पी रहे थे, आप लोगों ने उसमें अपना जूता, खाना और कचरा फेंक कर गंदा कर दिया उसको। पर पुलिस वाले इस बात को नहीं मानते, जिसके बाद दोस्तों ट्राइबल लोग एक खास तरह के पेड़ में चढ़कर पानी पीने लग जाते हैं, पर ये हड़ताल नहीं रोकते।
कुछ दिनों के बाद सरकार यहाँ पे कमांडोज को भेज देती है, क्योंकि उनको शक होता है कि ये ट्राइबल लोग माओवादी से मिले हुए हैं, वरना इतने दिनों तक हड़ताल चलाना इनके बस की बात नहीं। इसीलिए अब कमांडोज इन पुलिस वालों के साथ मिलकर पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। ये जंगल में माओवादियों के ठिकाने का पता लगाना चाहते हैं, ताकि इनको पता चल सके कि वो ट्राइबल किसकी मदद से ये सारी चीजें कर रहे हैं। इसके बाद तो सरकार इन प्रदर्शनकारियों पर सख्त एक्शन लेती है। हर कमांडो अपने साथ साथ एक कांस्टेबल को लेकर जंगल में सर्च करने जाता है। टोनी भी इसमें शामिल होता है। उससे जंगल में एक जगह झोपड़ी मिल जाती है, जिसमें कुछ बोरियां रखी होती हैं, पर उन बोरियों में कोई हथियार वगैरह नहीं होता, बल्कि उसमें तो सिर्फ अनाज है। तो ये बात टोनी अपने इंस्पेक्टर को बता देता है। अगले दिन की बात है दोस्तों, टोनी काफी परेशान होता है। वो इंस्पेक्टर के पास जाकर कहता है कि एक दिन हो चुका है, बासिर सर जिस कमांडो के साथ ऑपरेशन पे गए थे वो दोनों वापस नहीं लौटे, जबकि बाकी सारे लोग तो कल शाम ही वापस आ गए थे। सर मुझे डर लग रहा है, हमें बासिर सर की तलाश में जाना होगा। तो इंस्पेक्टर ये कहकर मना कर देता है कि वो कोई दूध पिता बच्चा नहीं है जो उसे खोजने के लिए टीम भेजनी पड़ेगी। ये इतना बड़ा जंगल है, पक्का वो रास्ता भटक गए होंगे, पर देखना शाम तक वापस आ जाएंगे। पर टोनी नहीं मानता, वो अभी भी काफी बेचैन होता है। वो चाहता था कि इंस्पेक्टर कोई एक्शन ले, मगर एक्शन लेने के बजाय वो टोनी से कह देता है कि तुम्हें कोई काम वाम नहीं है क्या, जाओ जाकर हमारे एरिया की पहरेदारी करो। तो टोनी मन मार कर पहरेदारी करने जाता है, और वहाँ वो देखता है कि कुछ बच्चे एक मिमी नाम की लड़की को दौड़ा रहे हैं, क्योंकि मिमी के पास कुछ तो ऐसा है जिसे वो छुपा रही है। तभी वहाँ पे गोविंद आ जाता है और बाकी लोगों को भगा देता है, ताकि वो लोग मिमी को परेशान ना करें। इसके बाद मिमी और गोविंद एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, और फिर गोविंद वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिमी के हाथों में टोनी देखता है एक वॉकी टॉकी, जिसको देखकर वो घबरा जाता है और तुरंत ही जाकर इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर देता है। तो वो कहते हैं कि हमारा कोई भी वॉकी टॉकी नहीं है, तो उस बच्चे के पास कहाँ से आया। टोनी डरते हुए कहता है कि कहीं उन्होंने बासिर सर और उनके साथी कमांडो को पकड़ के तो नहीं रखा हुआ। तो इंस्पेक्टर कहता है कि ऐसा है कि जाओ जाकर उस गोविंद को पकड़ कर लाओ, पर सुनो किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद टोनी जाता है फिर से मिमी के पास और उसे एक एप्पल के लालच को देकर पकड़ लेता है। ये चीज गोविंद देख लेता है दोस्तों, और मिमी को बचाने के लिए वो टोनी से भिड़ जाता है। टोनी तो एग्जैक्टली यही चाहता था, इसीलिए वो मिमी को छोड़कर गोविंद के साथ मारपीट करता है और उसे अपने साथ आ जाता है कैंप में लेकर, जहाँ फिर इंस्पेक्टर उससे पूछताछ करता है कि तुम लोगों ने हमारे 2 ऑफिसर को बंदी बना के रखा हुआ है ना, और उनको बंदी बनाकर तुम मांगे पूरी करवाना चाहते हो। पर गोविंद इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद तो पुलिस वाले गोविंद की जो पिटाई करते हैं ना दोस्तों, क्या बताए, वो बड़ी बेरहमी से उससे रस्सी की मदद से लटका देते हैं, और फिर उसके पैर के नीचे के हिस्से में डंडों से मार मार के बुरा हाल कर देते हैं। बेचारा पेट में सुसु तक कर देता है, पर ये लोग रुकते नहीं। तभी इंस्पेक्टर को वॉकी टॉकी से खबर मिलती है कि हमारे ऑफिसर मिल गए हैं। इसलिए वो टोनी से कहता है कि गोविंद को चुपके से हड़ताल वाले एरिया में छोड़ कर आ जाओ, और हाँ ध्यान रहे कि वो लोग तुम्हें देखे ना। साथ ही वो गोविंद को भी काफी डरा धमका के भेजता है कि अपना मुंह बंद ही रखना। अब ये सब तो सही हो जाता है। इसके बाद टोनी वापस आता है और देखता है कि सिर्फ कमांडो ही मिले हैं, थोड़ी से जख्मी हालात में, और बासिर सर का तो कोई अता पता है नहीं। टोनी बड़ी टेंशन में आ जाता है। थोड़ी मरहम पट्टी होने के बाद वो कमांडो पुलिस वालों को बताता है कि हमें माओवादियों ने पकड़ लिया था। वो 30 से 40 लोग थे। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा हूँ, पर बासिर वहीं फंस गया है। ये जानने के बाद इंस्पेक्टर टोनी से कहता है कि एक टीम बनाकर बासिर की तलाशी करो। तो टोनी तो अपनी जी जान लगाकर तलाशी करता है। एक झरने के पास उसे फिर बासिर मिल जाता है, पर वो एक लकड़ी के जुगाड़ू चेयर से बंधा होता है और कोई मूवमेंट भी नहीं कर पाता। टोनी तुरंत ही आवाज लगाकर अपनी टीम को बुलाता है और बासिर को कैंप में लेकर आता है, पर तब तक दोस्तों बासिर की मौत हो जाती है। टोनी को यहाँ जैसे बहुत बड़ा झटका लगता है। पुलिस वाले बासिर की बॉडी को फिर उसके घर पे भेज देते हैं, और बाहर से फिर 2 और नए अधिकारी आते हैं जो कि बासिर की मौत का सारा इल्जाम ट्राइबल कम्युनिटी पे डाल देते हैं। वो उन्हें काफी डराते धमकाते हैं कि अभी भी वक्त है, अपना ये नाटक बंद करो और यहाँ से चले जाओ, वरना सरकार फिर नरमी नहीं बरतेगी। पर मुखिया भी साफ कह देती है कि उस पुलिस वाले की मौत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और हम यहाँ से बिना अपनी मांगे पूरी करवाए नहीं जाने वाले। इतने वक्त से हम हड़ताल पे हैं, और बिना मांगे पूरी करवाए हम कैसे जा सकते हैं। और आप ये जो हमको डरा धमका रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ है भी नहीं। अगले दिन इंस्पेक्टर को ऊपर से ऑर्डर आता है कि जल्दी से जल्दी हड़ताल किसी भी तरह से बंद करवा कर वापस शहर आ जाओ। ऊपर से टोनी का कहना होता है कि जिसने भी बासिर सर की जान ली है, हमें उसके खिलाफ जांच करनी चाहिए। पर इंस्पेक्टर का कहना होता है कि मामला अभी बहुत ही नाजुक है, अभी जितने सिपाही जिंदा बचे हुए हैं हमें उनकी जान की रक्षा करनी होगी। इस मामले को शांति से निपटाना ही बेहतर होगा, वरना दंगा हो जाएगा। ये सब एक बार खत्म होने दो, उसके बाद हम बासिर सर की मौत की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। टोनी तो सीधे चला जाता है उस कमांडो के पास जो बासिर के साथ गया हुआ था। टोनी सीधा उससे पूछता है कि आप पे हमला किसने किया था, क्या वो माओवादी थे या फिर हड़ताल वालों ने किया था। कमांडो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ और मुझे आराम करने दो तुम। तब टोनी एक चाकू निकाल कर कहता है कि ये तो आपका ही नाइफ है ना सर, ये मुझे बासिर सर की बॉडी के पास मिला था। अब क्या आप मुझे सारी बात सच सच बताएंगे या नहीं। इतना सुनते ही कमांडो वो नाइफ उठाकर
टोनी पे हमला करने लगता है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बासिर की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि कमांडो ने की थी। इस कमांडो का नाम दया है। उसने ही अचानक बासिर पे हमला कर दिया था और फिर सारा सेटअप ऐसा किया जैसे काम किसी और ने किया हो। प्रेजेंट में दोस्तों वो पूरी कोशिश करता है टोनी को जान से मारने की, मगर टोनी किसी तरह से कैंप के बाहर आ जाता है। वो सीधे जाकर इंस्पेक्टर को सारी बातें बताता है, पर इंस्पेक्टर को इस बात पे यकीन नहीं होता। वो वैन में ले जाते हैं टोनी को बात करने के लिए और समझाते हैं कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पर टोनी तो अपनी बात पे बिल्कुल अड़ा रहता है कि अगर माओवादी या ट्राइबल कम्युनिटी वालों ने बासिर सर को मारा होता तो वो उन्हें बंदी बनाकर सरकार से नेगोशिएट करते, अपनी मांगे मनवाते, उन्हें जान से नहीं मारते, और अगर मारते भी ना तो तीर और भाले से मारते। बासिर सर की बॉडी के पास कई सारे घाव होते, मगर उनके गले की हड्डी टूटी हुई थी और ये काम किसी प्रोफेशनल का ही हो सकता है। इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हें यहाँ हड़ताल रोकने के लिए लाया गया है, ना कि किसी पे इल्जाम लगाने के लिए। पर टोनी दोस्तों बात मानने को तैयार ही नहीं होता, तो इंस्पेक्टर और कमांडो को बुलाता है। वो आते ही वैन के गेट को बंद कर देते हैं और अंदर से टोनी को अपने कंट्रोल में पूरी तरह से ले लेते हैं। जिसके बाद इंस्पेक्टर कहता है कि देखो, हमारा कोई इरादा नहीं था बासिर को मारने का, तुम हमारे लिए हर बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, इसलिए बलि का बकरा तो उस दिन हम तुम्हें बनाना चाहते थे, इसलिए खासकर मैंने तुम्हें कमांडो दया के साथ भेजा था। वो क्या है ना, ऊपर से बहुत ही प्रेशर है इस हड़ताल को बंद करवाने का और हमें कोई दूसरा रास्ता सूझ नहीं रहा था, इसलिए हमने प्लान किया था कि अपने ही किसी पुलिस वाले को जान से मारकर उसका इल्जाम हड़ताल करने वालों पे लगा देंगे और फिर उन पे दबाव डालकर हड़ताल बंद करवा देंगे। और तुम्हें हिंदी आती नहीं थी, इसलिए बासिर ने उस दिन खुद दया के साथ जाने का फैसला किया और तुम्हें साउथ इंडियन कमांडो के साथ भेज दिया। पर दया को ऑर्डर मिला हुआ था किसी को खत्म करने का, तो उसने बासिर को ही खत्म कर दिया। पर तुम होगी अब अपनी जान बचाने की खुशी मनाने की जगह सीबीआई बनकर बैठे हो। तुम्हें मर्डर की तह तक जाना है ना, पर अब बहुत हो गया, अब ये तमाशा खत्म करते हैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर वैन से चला जाता है और एक कमांडो टोनी के सर पे पीछे से वार करके उसे कर देता है बेहोश। फिर वहाँ मौजूद पूरी पुलिस फोर्स के साथ आदिवासियों के पास जाता है वो और कहता है कि वन विभाग की जमीन पर बनी झोपड़ियों को पुलिस तोड़ने जा रही है। यदि आप में से किसी ने भी पुलिस के काम में बाधा डालने की कोशिश की तो मजबूरन हमें भी प्रयोग करना होगा, वो भी बल का प्रयोग, इसीलिए हम आपका सहयोग मांगते हैं। इधर सारे पुलिस वाले लाठी वगैरह के साथ बिल्कुल तैयार होते हैं और इनको देखकर सारे आदिवासी भी अपनी अपनी लकड़ी के बने तीर, कमान और भाले लेकर बिल्कुल खड़े हो जाते हैं अपनी झोपड़ियों की रक्षा करने के लिए। पर अचानक पुलिस वाले उन पे लाठी बरसाने लगते हैं। वो बूढ़े, बच्चे, औरतों किसी पर भी रहम नहीं करते और तभी आदिवासी लोग भी फैसला कर लेते हैं कि हम यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे, हम आखिर भाग कर जाएंगे तो कहाँ। इसलिए फिर वो लोग भी अपने हथियार उठाते हैं और पुलिस वालों पे जमकर हमला करते हैं। वो जो मुखिया थी ना दोस्तों, वो नारेबाजी भी करने लगती है कि पुलिस वापस जाओ, पुलिस वापस जाओ। इतने शोर से टोनी को होश आ जाता है और वो वैन से बाहर निकलता है तो बाहर तो दंगा होता है। वो बिल्कुल हैरान देखता है कि दोनों तरफ के लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। तभी पुलिस वाले टोनी के हाथ में भी राइफल पकड़ा देते हैं दोस्तों, पर वो उस राइफल का इस्तेमाल किसी को मारने के लिए नहीं करता, बल्कि उससे वो तो चाहे पुलिस वाला हो या कोई आदिवासी, उनमें से जो भी एक दूसरे पे हमला कर रहा था, टोनी उनके विक्टिम्स को बचाता है। पर इस बीच बचाव में टोनी खुद घायल हो जाता है। तभी इंस्पेक्टर माइक से अनाउंसमेंट करता है कि आपको आत्मरक्षा में गोलियां चलाने की इजाजत दी जाती है। इसके बाद तो टोनी किसी को नहीं बचा पाता, क्योंकि आदिवासियों के पास गोली बारूद तो होते नहीं। पुलिस वाले चुन चुन कर आदिवासियों पे गोली चला देते हैं, जिनके खून के छींटे टोनी के बदन पे पड़ जाते हैं और वो वहीं हार मानकर बैठ जाता है। पुलिस वाले फिर आदिवासियों की झोपड़ी में आग लगा देते हैं। इनमें कोई नहीं बचता। गोविंद, निमी, डॉगी सारे लोग बहुत ही बुरी तरह से मर जाते हैं और मुखिया को कर लिया जाता है अरेस्ट। तभी मौके पे मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं और वो लोग पुलिस के बयान के मुताबिक की न्यूज बनाते हैं कि पहले आदिवासियों ने बासिर नाम के पुलिस कर्मी की जान ली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और जब इन्होंने अवैध झोपड़ियों को तोड़ने की कोशिश की तो आदिवासियों ने इन पे तीर भाले से हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन अपनी रक्षा के लिए गोली का प्रयोग करना पड़ा। इस घटना में बहुत सारे आदिवासी और पुलिस वाले भी मारे गए, कुछ घायल हो गए, बाकी बचे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद तो सारे पुलिस वालों को भी शहर भेज दिया जाता है। टोनी जख्मी होता है तो उसे कुछ दिनों की छुट्टी दी जाती है, पर इस घटना का टोनी पे बहुत ही गहरा असर होता है। नींद में उसको इसी घटना से जुड़े हुए बुरे बुरे सपने आते हैं। जब नीलम टोनी से मिलने आती है तो टोनी सारी बातें उसे बताता है, जिस पे यकीन कर पाना नीलम के लिए भी आसान नहीं होता। पर वो कहती है कि अब हम करें तो करें क्या। वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चुप रहकर अपनी ड्यूटी कर सकता हूँ बस, जिससे मुझे पैसे मिलते रहेंगे। पर मुझसे तो ऐसा भी नहीं हो पा रहा। मैं जैसे ही आंखें बंद करता हूँ तो मुझे बासिर सर और प्रदर्शनकारियों के चेहरे याद आ जाते हैं। मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है, पता नहीं मैं कब तक ये सारी चीजें बर्दाश्त कर पाऊंगा। कहकर वो फूट फूट कर रोता भी है। तब नीलम उसका हाथ पकड़ती और कहती है, देखो तुम्हें जो सही लगे वही करो, इस बात की बिल्कुल परवाह मत करो कि तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तुम पे केस हो सकता है। सच्चाई के साथ जियो और सच्चाई के साथ चलो। इसके बाद तो टोनी एसपी से कंप्लेंट करता है,
पर एसपी कहता है कि ऐसी कोई चीज तो वहाँ हुई नहीं, तुम्हारे पास कोई सबूत है तो पेश करो। टोनी के पास कोई सबूत नहीं होता। दरअसल दोस्तों वो इंस्पेक्टर से मिला हुआ था, तो एसपी उल्टा कहने लग जाता है कि देखो इस टोनी का मेंटल चेकअप करवाओ रे, ये खुद से ही कहानियां बना रहा है। वहीं इंस्पेक्टर टोनी को समझाता है कि देखो मैं मजबूर था, डिपार्टमेंट जो कहता है वो हमें करना ही पड़ता है। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें भी यही सेम चीज करनी पड़ती, वरना तुम्हारी नौकरी जाती, डिपार्टमेंट तुम्हारी जगह किसी और को हायर करता, फिर उससे ये काम करवाता, हम सब मजबूर हैं। जिसके बाद टोनी डिपार्टमेंट के खिलाफ ही जंग छेड़ देता है। वो जाकर मिलता है मुखिया से जेल में। वो अपने मरे हुए लोगों के खिलाफ इंसाफ चाहती थी, मगर वो ये जानती थी कि अगर मैं चिल्ला चिल्ला कर भी सच बताऊंगी तो कोई भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस वालों और मीडिया ने लोगों की नजर में हमें ही विलन बना दिया है। तब टोनी दोस्तों उस घटना में मरे हुए आदिवासियों की डिटेल्स लेकर एक अच्छे वकील से मिलता है। साथ ही उसे ये भी बात बताता है कि जंगल से लौटने से पहले इंस्पेक्टर ने जंगल में ही गड्ढा खुदवाया और मरे गए आदिवासियों की लाश को उसमें डालकर मेरे ही हाथों जबरदस्ती उनकी लाश को आग लगवाया। उन्होंने मेरे पेट पे गन पॉइंट कर दिया था, हाथों में जलती हुई मसाल थमा दी थी, जो कि गलती से मुझसे छूट गई और लाश का नामो निशान मिट गया। वह पूछता है कि तुमने तो सिर्फ 4 लोगों की ही डिटेल्स जमा करी है और कह रहे हो कि उस दिन 5 लोग मरे थे। तब टोनी बताता है कि उनमें से एक 7 साल की बच्ची मिमी थी। आदिवासी होने की वजह से वो पढ़ने के लिए स्कूल वगैरह भी नहीं जाती थी, तो उसका कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है। इसके बाद टोनी ये भी कहता है कि मैं इस जंग में अकेला हूँ सर, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है। लॉयर कहता है कि आप इस जंग में बिल्कुल अकेले नहीं है, अदालत आपके साथ है। अदालत एक अलग टीम बनाएगी जो कि उस घटना स्थल की अच्छे से जांच करेगी और अगर उसमें सबूत मिल जाते हैं तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट की वोट लगने वाली है। इसके बाद दोस्तों 11 नवंबर 2003 को टोनी फॉरेंसिक की टीम और कुछ हायर ऑफिशियल्स के साथ उस घटना स्थल पर जाता है। पुलिस ने उस दिन वो गड्ढा बंद कर दिया था जिसमें अब तक घास भी जम जाती है, इसलिए वहां पे खुदाई करके फॉरेंसिक जांच करती है और उन्हें वहां पे जली हुई कंकाल मिलती है। अब इसी शाम इंस्पेक्टर टोनी को पकड़ लेता है और उसको एक सुनसान से झोपड़ी में बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करता है। टोनी की आवाज को दबाने की कोशिश करता है वो, मगर उसे तो पता ही नहीं कि टोनी ने लॉयर और अदालत के साथ मिलकर सारे सबूत जुटा लिए हैं। अब टोनी उनको सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर तो दोस्तों इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर उसे समझ आ जाता है कि अब अगर मैं टोनी को जान से मार भी दूं तो भी मैं नहीं बचने वाला, क्योंकि इसने तो अपना काम कर दिया। इसके बाद तो अदालत सारे दोषी ऑफिसर्स को सजा सुनाती है। ये राज जो दब कर रहने वाला था उस पे से पर्दा हट जाता है, सारे विक्टिम्स को इंसाफ मिलता है, तब जाकर कहीं टोनी को चैन की सांस आती है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी, मजा आया? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।